हाँ तो बच्चों, जो लास्ट में मैंने हमारे जूम क्लास में क्वेश्चन दिया था वो ये वाला था। क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों को अभी के लिए भूल जाओ, ये मैंने सॉल्यूशन के लिए बनाया है। ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास। बोला है ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस आर का। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज होता है, ये बात याद होना चाहिए। हैज ए स्फीयर रिमूव्ड ऑफ रेडियस r by 2, यहाँ से एकदम मतलब जो कि एकदम सरफेस से टेंजेंट बनाते हुए, मतलब सरफेस के साथ कांटेक्ट में जो स्फीयर होगा, अंदर से स्फीयर को मैंने रिमूव कर दिया। बोला है कि P वाले पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो पहली बात, टोटल चार्ज Q जो है वो इसमें है। इसमें टोटल चार्ज Q है। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि इसमें टोटल चार्ज Q है, वैसा नहीं है, इसमें है टोटल चार्ज Q। यानी कि ये वाला पार्ट, ये चांद से टुकड़ा है ना, मतलब चांद मतलब क्या, वट एवर द स्ट्रक्चर इज, मतलब ये वाला पार्ट में टोटल चार्ज Q है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कैसे। मैंने इस स्ट्रक्चर को इन दोनों स्ट्रक्चर से कंपेयर किया। क्यों, देखो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिवली चार्ज कंप्लीट स्फीयर मिल रहा है और एक नेगेटिवली चार्ज स्मॉल स्फीयर मिल रहा है रेडियस r by 2 का। इसका रेडियस r है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूं तो यहाँ का इस हमारे पास इस बड़ा सा स्फीयर है, इसका तो पॉजिटिव चार्ज है ही यहाँ पे ऑलरेडी, और इसका नेगेटिव चार्ज आके उसने उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हमारे पास फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर बना के नहीं, क्योंकि देखो जब ये उठ के यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ के पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फॉर दिस स्ट्रक्चर, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट फॉर दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट फॉर दिस, और दोनों का अगर मैं वेक्टर सम कर दूं तो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर का समीशन अगर ये है तो इन दोनों पॉइंट पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो वेक्टर सम इस स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सॉलिड स्फीयर फॉर ए पॉइंट इनसाइड, देख इनसाइड या सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं करा चुका था। रो r भी वेक्टरली होगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसके लिए अच्छा एक और चीज, सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम वाइज। तो इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी इसमें भी वही होगी और इसमें भी वही होगी, क्योंकि इन दोनों का अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम नहीं हुआ तो इसका नेगेटिव यहाँ के रीजन के पॉजिटिव को कैंसिल नहीं कर पाएगा ना। तो सबका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है। हालांकि इसमें चार्ज Q है तो इसमें Q से ज्यादा ही होगा चार्ज और इसमें Q से काफी कम होगा चार्ज, लेकिन वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इस वॉल्यूम में इतना चार्ज, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज, यूनिटरी मेथड, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज, यूनिटरी मेथड, वो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सिंपल मेथड ये वाला होगा। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव स्फीयर के लिए कितना होगा बेटा, होता है लो r की वैल्यू कितना है बेटा, कैपिटल R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि सेंटर से कितना डिस्टेंस है r, इस नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है, r by 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा, रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, यानी कि रो r by 6 एप्सिलॉन नॉट। आई होप कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो देख सकते हो अगर पूरा पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव के लिए इस तरफ आता और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ आता। समझ में आ रहा है कि नहीं। पॉजिटिव के लिए किस तरफ आता है, इस तरफ, और नेगेटिव के लिए किस तरफ आता, अंदर की तरफ आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टरली तो ऐड करेंगे। ई नेट जो होगा दैट विल बी वेक्टर समेशन ऑफ ई प्लस एंड ई माइनस। लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर विल बी रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r by 6 एप्सिलॉन नॉट। सो द आंसर विल बी रो r by 6 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में तो बेटा रो दिया नहीं है। क्वेश्चन में तो हमें बोला है कि टोटल चार्ज Q है ना, टोटल चार्ज Q है, तो Q के टर्म में हमें आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है टोटल चार्ज Q, शायद रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा, बट इट्स टोटल चार्ज Q। तो हमको क्या निकालना है बेटा, रो की वैल्यू निकालनी है। रो कैसे निकालेंगे, रो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इस स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज Q है, इस स्ट्रक्चर का टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल चार्ज Q, टोटल वॉल्यूम कितना बेटा, व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। यहाँ का टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई r by 2 क्यूब। पूरा स्ट्रक्चर का वॉल्यूम माइनस स्फीयर का वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, Q बाई 4/3 पाई, कॉमन ले ले, आएगा R क्यूब
minus r cube by 8. So your answer is coming out to be 3q by 4 pi, ये 7r cube by 8 आएगा, तो 7 4 जो 28, r cube by 8 ऊपर, 8 से जो 24, ये दोनों किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से अगर जाएगा तो मेरे हिसाब से 6 4 जो 24 होता है और 6 7 जो ये होता है, तो ये हमारा आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो 6q by 7 pi r cube, 6q by 7 pi r cube r by 6 epsilon naught। अच्छे से देख, 6 और 6 कैंसिल गया, आपका आंसर आएगा q by 7 pi r square एप्सिलॉन नॉट, q by 7 pi r square। तो ये इतना नीचे है, दिख रहा होगा आई गेस, ज्यादा नीचे हो गया, वो दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता ना कौन सा पार्ट दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा। ये इस साइड अगर होगा, 6 और 6 कैंसिल गया, आपका आया q by r square 1 by 7 pi एप्सिलॉन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? थोड़ा बहुत आप लोग कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि मैं जब अकेले कराता हूँ तो कैलकुलेशन का उतना अंदाजा मुझे रहता नहीं है। इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा आंसर को स्टैंडर्ड करने के लिए। तो 4 पाई ये 4 into 1 कर दे, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, k। तो 4 by 7 k q by r square। वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। नोट डाउन कर लो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं आप लोग को एक सवाल देना चाहता हूं, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इसका जवाब हालांकि मुझे एक दो बच्चे ने भेजा था, वेरी इम्प्रेस्ड, देवोस्मिता ने भेजा, सोहिनी ने भेजा था शायद, चलो जो भी है। आपने क्या अभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अभी पॉइंट पी पे निकाला ना, आपको इन पॉइंट्स पे निकालना है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इस पॉइंट पे आप निकाल चुके हो, और बाहर में जो कि सेंटर से 2r डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट सी में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, देख हाँ, ए बी और इस पॉइंट में, बाकी तो आपको खुद कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, सी पॉइंट में भी निकाल ही सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, वो कर लेना आप लोग। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय योर ओन। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो एचसी वर्मा का एक सवाल है, मतलब एग्जैक्टली यही सवाल था कि नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बस इसी टाइप का सवाल था एचसी वर्मा का। तो ये सवाल करते हैं। देखो, बोला है कि हमारे पास एक शेल है, पहली बात एक कंडक्टिंग शेल है ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस r1 एंड r2, यानी कि इसके अंदर का जो रेडियस है वो r1 है और आउटर रेडियस r2 है, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है। मत बोला नॉन कंडक्टिंग यानी कि चार्ज अंदर में रह सकता है। हालांकि शेल में क्या होता है बता देता हूं आप लोग को। शेल इन सिंपल वर्ड इज ए सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर में मटेरियल ना हो, हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो, लेकिन दिस इज ए हॉलो स्फीयर हैविंग सम थिकनेस एंड द थिकनेस विल बी r2 माइनस r1। ठीक है, तो अब बोला गया है कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए बी और सी में, ए में, बी में और सी में, और चार्जेस भी यहाँ पे मटेरियल में, क्योंकि अंदर तो कुछ है नहीं, बाहर भी कुछ है नहीं, तो अंदर भी यहाँ पे चार्जेस है, मटेरियल में चार्जेस है। ठीक है, तो अपने को ए बी और सी में निकालना है। स्टार्ट हम लोग ए से करेंगे, आप लोग ट्राई करो करने का। कुछ नहीं बेटा, देखिए ये बात याद रख, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सीधी तरीके से गॉस लॉ लगाना है। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में भी गॉस लॉ लगा देगा ना, आंसर बहुत बढ़िया से आता है। तो गॉस लॉ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहली बात ए के लिए निकालते हैं। अच्छा, ए में अगर निकालना है तो ए में हम लोग क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस मानो ए में, जो कि ए से पास होता हो, सिमेट्रिकल अबाउट द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लोज्ड हो। तो ए से जो ये गॉसियन सरफेस पास हो रहा है, अच्छे से देखो, इस गॉसियन सरफेस पे क्यूइन क्या है, क्यूइन क्या है, जीरो। देयरफॉर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या है, जीरो। समझ में आया कि नहीं? ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, सारा चार्ज बाहर है। ठीक है, तो ए के लिए तो आसान था। नेक्स्ट हम लोग सी के लिए करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये वाला हो गया अपना
नेक्स्ट सी के लिए, फॉर सी मान लो सी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आपका स्मॉल आर है। मान लो सी का जो डिस्टेंस है सेंटर वो है आपका स्मॉल आर, ठीक है। अभी के लिए बी पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, बी पॉइंट थोड़ा टाइम बाद में लिख दूंगा, बी आई पे था, बी पॉइंट को अभी के लिए इग्नोर करो। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस। अब ये पूरा बनाएगा, पूरा बनेगा, मैं बना नहीं रहा हूँ पूरा, मतलब नहीं बनाने का, ठीक है। पूरा बनेगा, पूरा बनेगा। इट विल बी स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बता, सिंस ये सिमेट्रिकल है और यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया मान डी ए, जिससे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ आएगी और उसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। और अच्छे से देखोगे तो यार प्रॉपर सर्कल है ना, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो ई डॉट डी ए हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस जीरो, और ये आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए इंटू व्हाट इज द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए क्या है, एलिमेंट्री एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या आ जाएगा बेटा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ गया बेटा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये वाला भी समझ में आ गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट बी वाले के लिए, बी वाले के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, मतलब कठिन नहीं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हो जाता है वो, ठीक है। बी वाले के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस एक बना देता हूँ क्योंकि अपने को फोकस नहीं होगा फिर। बी वाले पॉइंट पे बनाना है। मान लो बी वाले पॉइंट का दूरी स्मॉल आर है, बी वाले का दूरी स्मॉल आर है, तो हमको इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने क्या बताया, हर टाइम हम लोग क्या लगाएंगे, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट्री गॉसियन सरफेस बना, सॉरी एलिमेंट्री मतलब एक गॉसियन सरफेस बनाओ। तो हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है, क्या मैं कह सकता हूँ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस will be closed to integration of E dot dA is equal to Q in by epsilon naught। अच्छा एक बात बताओ, ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूँ, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और मोर ओवर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। तो ई डॉट डी ए आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो, और ई आपका इंटीग्रेशन के बाहर भी आ जाएगा, ई आपका इंटीग्रेशन के बाहर भी आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन के बाहर क्यों आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है बेटा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। व्हाट इज द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल हमारा आएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से देखिएगा, तो ई मुझे निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर पता है अपने को, एप्सिलॉन पता है, क्यू इन पता होना चाहिए। क्यू इन कैसे निकालेंगे, क्यू इन निकालने का तरीका देख। पहली बात, इस गॉसियन सरफेस यानी ब्लू डॉटेड लाइन जो है, इसके अंदर सारा चार्ज क्या इसी के अंदर है, नहीं, सारा चार्ज इसके अंदर नहीं है। तो हम लोग को पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। अच्छे से देखोगे तो ये भले ही हॉलो शेल है, मतलब हॉलो स्फीयर है, लेकिन चार्ज तो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट है ना भाई। इमेजिन कर, पूरा एक स्फीयर था, उसके अंदर से मैंने एक और कंसेंट्रिक स्फीयर को रिमूव कर दिया। एक पूरा सॉलिड स्फीयर था रेडियस r2 का, उसके अंदर से मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r1 रिमूव कर दिया। अभी भी तो चार्जेस वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं निकालना चाहता हूं कि कितना चार्ज है। पहली बात, टोटल जो चार्ज है हम लोग ये कह सकते हैं कि 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब में चार्ज कितना है, क्यूब। ये बता, ये पूरा का पूरा टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितने वॉल्यूम में है, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, q बाई 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। समझ में आया। अच्छा, हमारे पास कितना वॉल्यूम है, हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है, वी हैव ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। हमें इस रेडियस स्मॉल आर के अंदर चार्ज निकालना है, इस रेडियस स्मॉल आर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये वाला रेडियस के अंदर हम लोग को
ये वाला सर्कल के अंदर हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज अच्छे से देखेगा तो इसके अंदर पूरा तो भरा हुआ नहीं है, इनफैक्ट इसके अंदर जो R1 रेडियस है वो तो खाली है, यानी कि चार्ज सिर्फ R1 रेडियस से लेकर स्मॉलर रेडियस तक है। यानी जो चार्ज है आपका R1 से लेकर जो स्मॉलर वाला पोर्शन है उस पोर्शन में है, यानी कि ये वाला पोर्शन अच्छे से दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा शेड ही कर देता हूँ। हमें इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है। इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस पोर्शन के वॉल्यूम में ही चार्ज हमें लेंगे। Q इनसाइड विल बी द चार्जेस इन दिस वॉल्यूम। तो हाउ मच चार्ज इज इन दिस वॉल्यूम, पहले ये वाला वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये वॉल्यूम कैसे कितना से आएगा बताओ, 4/3 स्मॉल r क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब। तो उसके लिए कितना होगा, Q इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाया हमने, ठीक है। 4/3 पाई कैंसिल, तो हमारा जो क्यू इन आया दैट विल बी Q इंटू r क्यूब माइनस r1 क्यूब बाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ठीक है। क्यू इन की जगह इसको बिठा दो, ये वाला पार्ट आप लिख लो, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड में जगह बची नहीं है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू क्यू इन। क्यू इन की वैल्यू क्या है बेटा, देख क्यू r स्क्वायर, क्यू इन की वैल्यू है आपका कैपिटल Q r क्यूब माइनस r1 क्यूब ब्रैकेट नीचे r स्क्वायर है r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, ठीक है। काइंडली इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी से, इनफैक्ट अभी क्या ये वीडियो हो गया या वीडियो नंबर 25 हो गया, मतलब इसका ठीक प्रीवियस जो मैंने वीडियो दिया था ये वाला वीडियो हो गया टोटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड है। या जूम में जो हमने क्लास किया था वो भी टोटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड है, बोर्ड्स का बिल्कुल कंटेंट नहीं है। तो जो लोग बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो बेकार में मैं मतलब क्या बताऊं, अननेसेसरी। अगर आपको पढ़ने का मन है वेरी गुड, और मतलब इससे अच्छी तो बात तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर बोर्ड्स को तैयारी करना है, बेकार में इससे मामलों में मत पढ़ो। प्रॉपर बोर्ड्स का चीजें पढ़ो, चैप्टर वाइज करो, बात खत्म। चैप्टर वाइज करो और एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ लो, बोर्ड्स में मक्खन रिजल्ट आएगा, मक्खन, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कंप्लीट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं। हमें बोला है कि एक कंडक्टिंग शेल, मत भूलना कंडक्टिंग शेल है, ऑफ रेडियस r1 एंड r2, यानी कि इनर रेडियस इसका r1 है, आउटर रेडियस इसका R2 है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मटेरियल है और ये लोहे का बना है, लोहा या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, कॉपर, व्हाटएवर जो आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब क्या, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इजीली मूव कर सकता है, मूव करेगा तो कहाँ पे आएगा, सरफेस में आएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता तो पिछले क्वेश्चन जैसा अंदर में भी चार्ज होता, लेकिन ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सारा का सारा सरफेस में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट है चार्ज Q ऑन इट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज एट ए बी एंड सी। हमें ए, बी और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज बताना है, ठीक है। अच्छा देखो मैं पहली बार बता देता हूँ ये सब सवालों को सॉल्व कैसे करोगे। ये सब सवालों को सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, आप लोग बस ये देखो कि चार्ज कहाँ पे है। चार्ज जहां पे है उसका एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर मान लो। चार्ज जहां पे, जैसे कि चार्ज यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट लेयर में, अंदर में चार्ज है क्या, अंदर में चार्ज है क्या, अंदर में चार्ज नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक बात समझ, हम लोग पढ़ क्या रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अंदर मटेरियल का लोहा हो, डायमंड हो, सोना हो, कुछ भी हो, अपने को कोई मतलब ही नहीं है। अपने को मतलब है चार्ज कहाँ पे है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छे से देखो यहाँ पे एकमात्र चार्ज सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर में है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, आउटर मोस्ट लेयर में। तो आउटर मोस्ट लेयर में अगर चार्ज है तो आप सिंपली उसी चीज को बना दो, आप सिंपली उसी चीज को बना दो, सिंपली उसी चीज को बना। हमें मतलब ही नहीं है बेटा इसका रेडियस r1 है r2, हमें कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है कि चार्ज कहाँ पे है। तो हमारे हिसाब से जो चार्ज है सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर में है, हमने देख लिया क्योंकि कंडक्टिंग है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में अंदर में भी हर जगह चार्ज था, तो इस तरह करना पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसमें, कंडक्टिंग वाले मैकेनिज्म में। कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज बस एक लेयर में होता है। तो यहाँ पे चार्ज किस रेडियस में फैला हुआ है, R2 रेडियस में फैला हुआ है। R1 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है भाई, R1 का क्या सिग्निफिकेंस, R1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आ रहा है कि क्यों R1 का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है।
अब फिर से बना ले, ए पॉइंट कहीं यहाँ पे था, बी पॉइंट कहीं यहाँ पे था और सी पॉइंट बाहर में था, ठीक है। हाँ तो बच्चों जो ए बी और सी मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे बना लिए हैं, ए बी और सी पॉइंट में मुझे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू, सब कुछ क्या है अच्छे से देखोगे तो दिस इज प्रॉपर हॉलो स्फीयर, क्योंकि चार्ज सिर्फ बाहर में है, ठीक है। अच्छा जब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का ग्राफ बना लिया, और ग्राफ याद रहना चाहिए, बार बार बता रहा हूँ, ग्राफ याद है सब कुछ हो जाएगा। एट पॉइंट ए, अच्छा ए और बी सेम तो पॉइंट है भाई, दोनों ही अंदर है, तो ए और बी का रिजल्ट एक साथ लिख देते हैं, चल ए और बी व्हाटएवर, ठीक है। ये बता अंदर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल की बात अगर करें ए और बी, सॉरी चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सी वाले पॉइंट के लिए, मान ली सी वाले पॉइंट की दूरी, सी वाले पॉइंट की दूरी, अरे यार अच्छा छोड़ो, पहले ए और बी का काम खत्म करते हैं। पोटेंशियल की मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो ए बी के ऊपर से चले जाएगा। पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल एट ए एंड बी का पोटेंशियल, ए और बी या कोई भी पॉइंट है जो अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है दैट इज द पोटेंशियल ऑफ सरफेस। तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यूब बाई कैपिटल आर इज हाउ मच, R2, कैपिटल आर इज हाउ मच, R2। नेक्स्ट तो ए और बी को मिटा दो, सी वाले पॉइंट का दूरी मान ले कितना है, स्मॉल r। ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर दैट इज के क्यूब बाई स्मॉल r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। पोटेंशियल भी आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इट विल बी के क्यूब बाई स्मॉल r। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो बेटा। तो बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल एक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत मजेदार सवाल भी है, और उसको करने का अगर प्रोसीजर पता चल जाए, देखो बहुत किताबों में बहुत तरीका लिखा हुआ है, कुछ फॉलो मत करो, सिंपल कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करोगे उससे इजीली जवाब आ जाएगा। पहला ये है, समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। एक शेल है, अगेन इसका रेडियस, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, वो सब बाद में ड्रॉ करेंगे हम लोग। बोला है कि इस शेल में अभी कोई चार्ज नहीं है, शेल के सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, बॉडी में कोई चार्ज नहीं है, शेल के अंदर में सेंटर में किसी तरीके से मान लो एक चार्ज क्यू प्लेस किया गया है, किसी मैकेनिज्म से एक चार्ज क्यू प्लेस किया गया है। अब बोला है कि आपको ए बी सी में, ये ए है, अगेन ये बी है और ये सी है, इन तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने बोला है। पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रॉपरली एबीसी को मिटाओ। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्वियसली बात है बेटा, ये जो सरफेस है, इनर सरफेस, क्या ये ऑब्वियसली बात है, ये मेटालिक बॉडी है, मेटालिक बॉडी है, तो ये जो क्यू चार्ज है क्या इनर सरफेस में चार्जेस इंड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। मेटालिक बॉडी में तो चार्जेस इंड्यूस और आसानी से होते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा तो बाहर की तरफ भी कोई चार्ज आएगा, है ना, बाहर की तरफ भी कोई चार्ज आएगा। तो पहले हमें ये पता लगाना है कि कितना चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, देख मान ले ऑब्वियसली बात है, ये आपका कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। उसमें ब्लू मार्कर से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा सिग्निफिकेंट लगे। यहाँ पे माने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, एंड सपोज दैट इज माइनस क्यू, इज हाउ मच, माइनस क्यू। समझ में आया कि नहीं, ये कितना चार्ज है आपका, माइनस क्यू है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर माइनस क्यू इंड्यूस हो रहा है तो बाहर में क्या इंड्यूस होगा, बाहर में क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस कितना, प्लस क्यू। अब बोलोगे क्यू सर, प्लस क्यू क्यू। शेल इनिशियली क्या था, न्यूट्रल, इस बॉडी में तो कोई चार्ज था नहीं ना, तो अंदर की तरफ अगर -2 कूलम होता है तो बाहर की तरफ भी तो +2 कूलम होगा, ताकि शेल इन टोटल तो न्यूट्रल रहे। शेल में नेट चार्ज कितना है, अंदर के सरफेस में नेगेटिव क्यू, बाहर के सरफेस में पॉजिटिव क्यू, तो नेट चार्ज इन द शेल इज व्हाट, 0। वो इनिशियली भी 0 था, अभी भी 0 है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं ज्यादा समझाऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में आ गया होगा। चलो एक बार देखते हैं कि इस माइनस क्यू की वैल्यू क्या है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो या इंड्यूस चार्ज निकालना हो, क्या आप लोग करेंगे, ऑलवेज यूज गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और क्यू इनसाइड भी आता है, क्यू इनसाइड वाला टर्म है ना, वो भी आता है, तो क्यू इनसाइड से हम लोग इंड्यूस वाला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो बताता हूं आपको। ऐसा कर, यहाँ पे मेटल के अंदर एक सरफेस मान ले, मेटल के अंदर, मेटल के मटेरियल में, जो कंडक्टर है उसके मटेरियल में ऐसा ही एक सरफेस मान ले। ये बता मैंने वीडियो नंबर 25 में ये बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। मटेरियल के अंदर यानी कि ये सब पॉइंट में मटेरियल है, जहां पे मेटल है वहां पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। अगर आप लोग को याद नहीं तो मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया था, याद है कि नहीं, ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी,
अंदर चार्जेस इंड्यूस के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ था जिन्होंने क्या कर दिया था, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है, नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है। एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल रश में नहीं हम लोग। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो क्या होगा, जीरो। फ्लक्स लिंक हो रहा है वो क्या होगा, जीरो। यानी कि क्यू इन by epsilon naught is what, जीरो। यानी कि q in is what, जीरो। what is charge inside, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, प्लस q और ये माइनस q, यानी कि प्लस कैपिटल Q माइनस q इक्वल टू जीरो, और वी कैन से q इज इक्वल टू स्मॉल q। यानी मैग्नीट्यूड वाइज ये जितना है ये भी उतना है। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट। यानी कि स्मॉल q की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q। तो स्मॉल q की वैल्यू अगर कैपिटल Q है तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। स्मॉल q की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q। तो हमारे पास फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि हमें कैपिटल Q दिया हुआ था, कैपिटल Q दिया हुआ था और सारे चार्जेस कैपिटल Q के टर्म में आ चुके हैं हमारे पास। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो देख ये वाला पार्ट में बता दे रहा हूँ। स्टेप्स आप लोग याद करो, स्टेप्स याद करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा फाइनली, फाइनली मैंने क्या बताया, हमें मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है वहां पे, हमें मतलब नहीं है, हमको क्या है, जो चार्जेस जैसे दिख रहे हैं वैसा हमको हॉलो स्ट्रक्चर बना लेना है, वैसा हमको हॉलो स्ट्रक्चर बनाना है। बनाते हैं, देखो क्या है, इसका जो हॉलो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखना अच्छे से। सेंटर में चार्ज कितना है, प्लस क्यू। इसके बाद इसका रेडियस क्या था बेटा, r1। तो r1 रेडियस में चार्ज कितना है, तो r1 रेडियस इज ए शेल हैविंग चार्ज हाउ मच, माइनस क्यू। हैविंग चार्ज हाउ मच, माइनस। अब आप लोग कि सर आपने तो बाहर में बनाया, बेटा मैं तेरे को तरीका बता रहा हूँ। तरीका ये है कि जहां जहां तुझे चार्ज दिख रहा है, ये चार्ज का एक लेयर दिख रहा है कि नहीं, तो उस लेयर का एक शेल बना ले तू। यहाँ पे तो चार्ज है नहीं तो इसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला बाहर वाला जो चार्ज का लेयर है, ऑफ रेडियस व्हाट, रेडियस इज हाउ मच, r2। तो r2 लेयर का एक और आप चार्ज बना लो जिसमें चार्ज कितना है आपका, प्लस। इसको, इस नेगेटिव चार्ज को आप अंदर भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बात सेम ही है। इसका रेडियस कितना है बेटा, r2। समझ में आया, यानी हमने इस डायग्राम को अभी सिंप्लीफाई कर दिया। तो बाहर वाले में भी चार्ज कितना है, प्लस क्यू। बाहर वाले में चार्ज कितना है, प्लस क्यू। मैं चार्जेस को ब्लू से बना देता हूँ, रेड से बनाऊंगा तो और बढ़िया है, तो आपको विजिबल रहेगा। यहाँ पे क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये आपका प्लस क्यू है। समझ में आया, हमें बोला है कि हमें किस किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, याद है, ए बी सी। तो ए यहां पे था, बी यहां पे था, और हमारा सी यहां पे था। तो हमें इन तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चा हमको ए बी और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने क्या किया, ए बी और सी को यहाँ पे बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, यानी यहाँ पे ए की प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो पहले ए के लिए निकालते हैं। हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज शेल है, और एक पॉजिटिव चार्ज शेल है। मत भूलना पॉइंट चार्ज भी है। तो पॉइंट चार्ज के लिए ए में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई आर ए स्क्वायर। आर ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस इज आर ए। सिमिलरली दिस विल बी आर बी, दिस विल बी आर सी। बार बार बनाऊंगा नहीं क्योंकि डायग्राम कचड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसके लिए आ गया, पॉइंट चार्ज के लिए आ गया। नेगेटिव चार्ज शेल के लिए क्या होगा, अच्छा देख, सिस्टम में जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो सारे चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास चार्जेस क्या क्या है, पॉइंट चार्ज और दो शेल। ये बता, ये जो पॉइंट चार्ज है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये शेल जो है, इस शेल के तो अंदर है ना, और अंदर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इस शेल की बात करते हैं, इस शेल की भी तो ये वाला जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए भी तो इस शेल के अंदर ही है, तो अंदर उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। नेट आंसर क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट अगर मैं उसकी बात करूं, पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट बी की अगर बात करूं तो पॉइंट बी में पॉइंट चार्ज से कितना डिस्टेंस दूर है, आर बी। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, दिस विल बी के कैपिटल क्यू बाई आर बी स्क्वायर प्लस नेगेटिव चार्ज के लिए, अच्छा के क्यू बाई आर बी स्क्वायर किस तरफ होगा, पॉइंट चार्ज के लिए इस तरफ होगा, आउटवर्ड होगा।
नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरफ होगा बता। नेगेटिव चार्ज के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो पॉइंट बी है नेगेटिव चार्ज के लिए बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो क्या नेगेटिव चार्ज के लिए ये वाला पॉइंट बाहर है, और बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या होगी, माइनस होगी। माइनस क्यों होगी बता रहा हूं मैं, के क्यू बाई स्मॉल आर बी स्क्वायर, क्योंकि के क्यू बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मापता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि कैपिटल क्यू के लिए इस तरफ जा रही है और नेगेटिव चार्ज शेल के लिए इनवर्ड आ रही है, तो माइनस हो गया। नेक्स्ट तीसरा, इसके लिए क्या होगा, पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, मत बोलो मैं पॉइंट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। पॉइंट बी के लिए मैंने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, फिर शेल के लिए निकाला, और अभी आउटर मोस्ट शेल के लिए निकालूंगा। आउटर मोस्ट शेल के लिए ये जो पॉइंट बी है ये कहाँ है, अंदर में है। ये शेल के देख अंदर है कि नहीं, तो अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अंदर वाले पॉइंट के लिए, जीरो। तो बस रिजल्ट यही है। ठीक है। लास्ट पॉइंट सी की बात करते हैं। स्मॉल क्यू से कितना डिस्टेंस दूर है, आरसी दूर है, तो क्या होगा, के क्यू बाई आरसी स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इनवर्ट की तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए भी ये पॉइंट बाहर ही है, तो क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आरसी स्क्वायर। आउटर मोस्ट शेल के लिए क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, उसके भी बाहर ही है, तो प्लस के क्यू बाई आरसी स्क्वायर। अच्छे से देखिएगा, माइनस के क्यू बाई आरसी स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आरसी स्क्वायर कैंसिल, फाइनल जो रिजल्ट आया दैट इज के क्यू बाई सिंपली आरसी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल में आते हैं। पोटेंशियल में पहली बात, ए पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज के लिए तो निकालना सिंपल है, क्या होगा, के क्यू बाई आर है। यहाँ पे प्रॉपर एक लाइन खींच सकता हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। के क्यू बाई क्या होगा, आर है। नेगेटिव चार्ज के लिए, अच्छा नेगेटिव चार्ज के लिए ये पॉइंट अंदर है कि नहीं, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ सरफेस। तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस कैसे निकालेंगे, देख ये बता, नेगेटिव चार्ज शेल के लिए पोटेंशियल ऑफ सरफेस कितना होगा, प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर वन। ये गड़बड़ कर देते हैं बच्चे के क्यू बाई आर एम मान लेते हैं। आर ए क्यू होगा बेटा, सरफेस का पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाई कैपिटल आर वन। समझ में आया कि नहीं? वो भी नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अच्छा थर्ड शेल की अगर बात करें तो थर्ड शेल के लिए ये पॉइंट, ए वाला पॉइंट तो अंदर ही है, तो अगेन इसका क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ सरफेस। पोटेंशियल ऑफ सरफेस क्या है बेटा, के क्यू बाई क्या होगा, बाहर वाले शेल का सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर टू। समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। अगर मैं बी की बात करूं, बी के मैं पोटेंशियल की बात करूं, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या है, जीरो। ये तो हम कैंसिल कर रहे हैं ना, वो मैं बताना भूल गया था। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं पोटेंशियल एट बी के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा बेटा, के क्यू बाई आर बी। शेल के लिए क्या होगा, शेल के लिए भी तो बाहर ही है वो, तो शेल के लिए बाहर है तो कौन सा लॉ फॉलो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी के क्यू बाई आर बी, लेकिन कौन सा, माइनस में। समझ में आया? लेकिन अगर बड़े वाले शेल की बात करें तो बड़े वाले शेल के लिए पॉइंट भी अंदर में है, यानी किसका पोटेंशियल आएगा, सरफेस का पोटेंशियल आएगा। सरफेस का पोटेंशियल क्या है बेटा, के क्यू बाई कैपिटल आर टू। आया कि नहीं समझ में? अच्छे से देखेगा तो के क्यू बाई आर बी, के माइनस क्यू बाई आर बी कैंसिल होकर सिर्फ ये बचेगा। हालांकि मैं फाइनली एक अच्छे से टेबल बनाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी के लिए ये वाला जो क्यू चार्ज है कितना देगा, के क्यू बाई आर सी स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर सी। शेल के लिए आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट यानी कि के इंटू माइनस क्यू बाई क्या होगा, आर सी ही होगा, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और आपका सबसे बाहर वाले शेल के लिए भी ये आउटसाइड पॉइंट है, यानी क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू बाई आर सी ही होगा। समझ में आया? प्रॉपरली आप लोग लिख लो टेबल को, फिर मैं कुछ माइनर एडिटिंग कर रहा हूँ, माइनर चीजें चेंज कर रहा हूँ, टेबल को थोड़ा सुंदर से सजाएंगे। ठीक है, इसका आंसर के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका देखो के माइनस क्यू बाई आर वन। अच्छा इसका आंसर तो ठीक है, इसका आंसर फाइनल आंसर क्या है, जीरो। के क्यू बाई आर बी, के माइनस क्यू बाई आर बी कैंसिल गया। इसका देखते हैं, के क्यू बाई आर सी, के क्यू बाई आर सी सिंपली आपका के क्यू बाई आर सी स्क्वायर बचा, जो कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसकी अगर बात करूं तो के क्यूब माइनस क्यू बाई आर सी सिंपली आपका बचा ये। तो दैट इज योर फाइनल चार्ट। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और इस सवाल में काफी मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। ये सवाल अच्छे लेवल में आते हैं, मतलब इतना हाई फाई लेवल में नहीं आएगा, आपको सिर्फ एग्जाम में पूछ लेगा, मान लो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एनडब्ल्यूटी में मान लो पूछ लिया,
व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट है। तो आपको इतना इतना कुछ माथा नहीं मारना है, मैंने सारा माथा मार दिया, मैंने जितना नॉलेज था वो सब दे दिया। अब एक एक सवाल आएंगे कि बी में फील्ड क्या है, ये सवाल पूछ लिया 1 नंबर के लिए, सॉरी 4 नंबर के लिए बी में फील्ड पूछ लिया, या सी में पूछ लिया, बच्चे कंफ्यूज क्या कंसेंट्रिक शेल, ये कंसेंट्रिक शेल में बता रहा हूँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, उतना कठिन नहीं है। आपको बस ग्राफ पता होना चाहिए और क्या है जो भी डायग्राम दिया है उसको आप क्या करो हॉलो स्फीयर में कन्वर्ट कर दो और फिर लिखते जाओ, बिल्कुल कठिन नहीं है। समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन कर लो भाई। तो बच्चों अगला एक सवाल है, पूरा नहीं कराऊंगा मैं, बस बेसिक आपको समझा के दे दूंगा, जो बच्चे खुद कर सकते हैं खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप तक मैं करा देता हूँ, उसके बाद आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। बोला है कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r1 r2, इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2 हैज चार्ज कैपिटल Q, चार्ज कैपिटल Q है इसमें, यानी कि इसमें चार्ज कैपिटल Q है। अब कितना अंदर कितना बाहर अपने को कोई आइडिया नहीं, अपने को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट B and B at A B and C whatever, चार्ज Q is also at center, यानी एक और चार्ज Q सेंटर में। अरे चार्ज Q अगर एक सेंटर में है तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि यहाँ पे कुछ एक माइनस Q आएगा, क्या आएगा यहाँ पे एक माइनस Q आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक माइनस Q आएगा। तो ये अगर Q है तो यहाँ पे कितना हो गया, बाहर में कितना आ जाएगा Q प्लस Q। अब बोलोगे कैसे, एक बार बता, इस पूरे शेल के बॉडी में कितना चार्ज था कैपिटल Q, और अभी भी कितना चार्ज है, अंदर के सरफेस में माइनस Q, बाहर के सरफेस में Q प्लस Q, टोटल चार्ज कितना हुआ कैपिटल Q है। चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, टू फाइंड चार्ज इंड्यूस्ड, अंदर में चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ कहाँ पे लगाएंगे, गॉस लॉ लगाने के लिए मैं पेन बदलता हूँ, ठीक है, पेन का रंग बदल रहे हैं भाई। यहाँ पे मान ले एक गॉसियन सरफेस मान ले, अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस है तो क्या मैं कह सकता हूँ इस गॉसियन सरफेस से जो प्लस लिंक होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये मेटालिक पार्ट है, मेटालिक पार्ट है, क्या बताया था कंडक्टिंग पार्ट है, और मेंशन किया हुआ है कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यानी प्लस 0 यानी कि Q इन 0, सीधा लिख रहे हैं यार, प्लस 0 यानी कि Q इनसाइड 0। Q इनसाइड क्या है बेटा, कैपिटल Q माइनस Q इक्वल टू 0, कैपिटल Q माइनस Q इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया बेटा Q इक्वल टू स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q। तो बेटा ये तू डायरेक्टली याद भी कर सकता है, ये कितना हो गया 2, डायरेक्टली तू याद कर सकता है, डायरेक्टली याद कर सकता है। यहाँ पे अगर कैपिटल Q है ना तो यहाँ पे माइनस Q ही होगा, डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो तू ऐसे डायरेक्टली याद कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं हालांकि आपको प्रॉपर स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज बेसिक्स ना भूलो, आप लोग बेसिक्स ना भूलो, ठीक है। चलो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया तो अभी हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3 शेल में, 3 शेल में कन्वर्ट करेंगे। तो सीधे तरीके से ऐसा मान ले, आपको अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है रे, मैं तो अलग से बना रहा हूँ, आप वहीं पे भी वहां पे भी कर सकते हो, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं प्रॉपर एकदम मतलब इजीएस्ट लेवल में समझा रहा हूँ आपको। सेंटर में चार्ज कितना है कैपिटल Q, यहाँ पे जो शेल है उसमें चार्ज कितना है माइनस Q, आउटर जो शेल है उसमें चार्ज कितना है 2Q। बस अभी क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब कुछ निकालना है, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस आपका R2 है, निकाल सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है बेटा। जैसे पिछला वाला मैंने निकाला था, इस वाले में भी आपको करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था उसमें ऐसा डायग्राम था, अच्छा ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं मिटा रहा हूँ, अभी हम लोग ओवरव्यू दे रहे हैं। अभी आप लोग निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A B and C, आपके ऊपर, अब मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ये खुद कर सकते हो। याद है जब पहला क्वेश्चन दिया था तो अंदर में कोई चार्ज नहीं था, सारा का सारा चार्ज मेटालिक बॉडी में था, मेटालिक बॉडी में तो चार्ज जनरली एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस में पहुंच जाता है, सारा चार्ज ऐसे था। पहला केस सिर्फ बॉडी में चार्ज है, सेकंड केस सिर्फ कैविटी में चार्ज था, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ था और यहाँ पे बाहर में भी चार्ज वो अपने हिसाब से चार्ज बैलेंसिंग के लिए गया था। सेकंड केस क्या था, सिर्फ कैविटी में चार्ज। थर्ड केस क्या है, कैविटी में भी चार्ज है और बॉडी में भी चार्ज है, तो बॉडी में चार्ज है तो यहाँ पे इंड्यूस होकर माइनस Q हो गया और यहाँ पे 2Q हो गया, ताकि नेट चार्ज प्लस Q रहे। तो मैंने तीनों केस करा दिए और तीनों केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलवा दिया, पोटेंशियल भी निकलवा दिया, सारा कुछ कवर हो चुका है इस टॉपिक में, कंसेंट्रिक शेल वाले टॉपिक में। हालांकि कुछ कुछ चीजें हैं जो कवर करनी बाकी हैं, वो मैं धीरे धीरे देखते हैं, आज का वीडियो अगर उतना लंबा नहीं होता तो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। आप लोग ये वाला सॉल्व करें भाई, मिटा रहा हूं मैं। हाँ तो बच्चों ऐसे सवाल आते हैं, मतलब ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो नहीं आते, आपको 4 डायग्राम दे देगा, बोल देगा किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गलत तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
अच्छा सबके अंदर मटेरियल, ये मटेरियल ना, ये मटेरियल है, ये जगह मतलब भरा हुआ है, ठीक है, ये सबके अंदर है, मैं ड्रॉ करके इंक खराब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है तो अंदर में क्या आ जाएगा माइनस क्यू, और बाहर में क्या आ जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। अब ये जो ये क्या है, परफेक्ट स्फीयर है, अंदर और बाहर दोनों, और चार्ज भी एकदम सेंटर में प्लेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगी बताओ। ऐसा, ये तो मेटालिक पार्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और हमने याद है जब मैंने वो यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रिक ए बी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल, तो बी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था, जाके चेक कर लो। और वो मोरओवर मेटल पार्ट है, मेटल पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होती। तो बाहर में पॉजिटिव आ रहा है हर तरफ, तो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, बस समझ में आ रहा है। सिमिलरली अब ये सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन चार्ज को हमने सेंटर की जगह थोड़ा अनसिमेट्रिकल पोजीशन में प्लेस किया है। तो अनसिमेट्रिकल पोजीशन में प्लेस किया है, तो यहाँ पे जो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात, आप गॉसियन सरफेस लगाओ, गॉसियन सरफेस लगाओ, ये मेटल वाला पार्ट है, तो क्यू इन जीरो, क्यू इन जीरो, तो यहाँ पे प्लस क्यू, तो इसमें माइनस क्यू आएगा। लेकिन ये जो माइनस क्यू होगा, ये अनसिमेट्रिकली वे में बैठेगा। सिमेट्रिकल क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि देख ये वाला क्यू इस सरफेस के नजदीक है, तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ना, और यहाँ पे कम नेगेटिव इंड्यूस होगा, तो इसका चार्जेस कुछ ऐसे बैठेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, डू नॉट फॉरगेट, और एरो देना नहीं भूलना है, ठीक है। अच्छा बाहर वाले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बाहर वाले को अंदर वाले को मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत उत्सुक बच्चे कि वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, मतलब यहाँ तक इतना दूर आ चुके हैं वीडियो में कि ये पार्ट पे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या है, अंदर में स्ट्रक्चर ही टेढ़ा मेढ़ा है, कैविटी थोड़ी अजीब सी है, लेकिन चार्ज अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो अनसिमेट्रिकल वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि भाई सरफेस का हर एक पॉइंट अलग तरीके से दूर है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस, और डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस वो खुद को अलाइन करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस वो खुद को अलाइन करेगी। ये आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख सकते हो कि नॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि बाहर में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि बाहर का सरफेस प्रॉपर सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, बाहर में यूनिफॉर्म, अंदर में नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ नहीं कर, यहाँ पे अंदर में भी यूनिफॉर्म, बाहर में भी यूनिफॉर्म, बाहर में यूनिफॉर्म, अंदर में नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अंदर में नॉन यूनिफॉर्म, बाहर में यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू, ऑब्वियस सी बात है, अंदर पूरा कैविटी स्फीयर है, सेंटर में है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो अंदर में यूनिफॉर्म, बाहर में अनइवन सरफेस है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे चार्ज थोड़ा साइड में प्लेस्ड है, तो इसमें जैसा इसमें माइनस क्यू आएगा, लेकिन अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरह होगा, तो अंदर में नॉन यूनिफॉर्म, बाहर में भी नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या होगा, अंदर में भी नॉन यूनिफॉर्म, बाहर में भी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि दोनों का सरफेस ही अलग सा है। और सब केस में सेंटर में क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू, और सबसे बाहर प्लस क्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काइंडली इसको ड्रॉ कर लो, और इतना कुछ कठिन है भी नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, मतलब बोला जा बहुत सिंपल, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला है कि हमारे पास दो शेल हैं, एक शेल अभी यहाँ पे मटेरियल नहीं है, दिस इज प्रॉपर शेल, प्रॉपर शेल मतलब प्रॉपर हॉलो स्फीयर, पॉइंट चार्ज, एक हॉलो स्फीयर है जिसमें चार्ज 2q है, एक हॉलो स्फीयर है जिसमें चार्ज q है, ठीक है। बोला है कि अपने को इसका रेडियस मान लो a है, और इसका रेडियस मान लो b है, ठीक है। बोला है कि फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस बोथ, यानी कि इनर सरफेस भी बताना है, आउटर सरफेस में भी बताना है। कुछ नहीं है बेटा, देख इसमें सेंटर में चार्ज क्या है, q, इस शेल में चार्ज कितना है बेटा, 2q। तो एक बार बता, अगर इसमें q है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 2q को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये बाहर वाले शेल में चार्ज कितना है, q। हमें बोला है कि इनसाइड और आउटसाइड हर सरफेस का अंदर और बाहर कितना कितना चार्ज आएगा वो बताना है। एक बार बता, अगर इसमें q है तो अंदर वाले में कितना आएगा, माइनस q, बता चुका था, ऑलरेडी बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये माइनस क्यू, इसमें टोटल चार्ज कितना है, 2q, तो बाहर वाले में कितना आ जाएगा, 3q, क्योंकि सोच 3q माइनस q कितना हो गया, 2q। तो नेट चार्ज तो उस शेल में सेम ही है, तो इस 2q का माइनस q वाला हिस्सा अंदर जाएगा और 3q वाला हिस्सा बाहर आएगा। समझ में आया। अच्छा यहाँ पे अगर 3q है तो अंदर वाले सरफेस में कितना हो जाएगा, माइनस 3q।
अंदर वाले सरफेस में माइनस थ्री क्यू हुआ और टोटल सरफेस में चार्ज कितना है क्यू, तो बाहर सरफेस में कितना हो जाएगा क्यू प्लस थ्री क्यू, दैट इज इक्वल टू हाउ मच फोर क्यू। अच्छे से देख, फोर क्यू माइनस थ्री क्यू, टोटल बाहर वाले सरफेस में चार्ज कितना हो गया क्यू, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। सिंपल सा चीज है बेटा, देख जो चार्ज है उसका नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, मैंने पहले ही कराया था, गॉस लॉ से कराया था कि नहीं वो वाला। यहाँ पे अगर थ्री क्यू आ रहा है तो यहाँ पे माइनस थ्री क्यू आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ये स्फीयर S1 है और ये स्फीयर S2 है, ठीक है। स्फीयर S1 का इनर सरफेस का चार्ज डेंसिटी पूछ लिया, एकदम सिंपल है भाई। स्फीयर 1 का अंदर वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी पूछ लिया, तो चार्ज डेंसिटी स्फीयर 1 का कितना होगा अंदर वाले सरफेस का इनसाइड कितना होगा माइनस क्यू बाई फोर पाई ए स्क्वायर। अगर फर्स्ट स्फीयर का आउटर सरफेस का चार्ज डेंसिटी पूछ लिया कितना हो जाएगा बेटा थ्री क्यू बाई फोर पाई ए स्क्वायर। एंड सिमिलरली आप इनर और आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर 2 भी बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे सवाल भी पूछते हैं एनडब्ल्यूटी में, एकदम सिंपल है बेटा, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। हाँ तो बच्चों ये एक बहुत बढ़िया सवाल आता है, जेडब्ल्यू मेंस में भी काफी बार पूछा जा चुका है, एनडब्ल्यूटी में भी क्वालिटेटिव, मतलब मेंस में तो प्रॉपर सम देके पूछा गया था, और इसमें क्वालिटेटिवली एनडब्ल्यूटी में पूछा, मतलब क्या होगा क्या नहीं। बोला है कि अंदर एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, अभी से हॉलो स्फीयर ही है, सॉलिड स्फीयर हमने करा दिया ऑलरेडी, सॉलिड स्फीयर के जितने हमसे पहले करा दिए, जूम क्लासेस में काफी करा दिए, और उसके पहले उसके वीडियो नंबर 25 में भी कराए हैं। ये आपका हॉलो स्फीयर है जिसमें चार्ज Q1 है, टोटल चार्ज Q1 अंदर बाहर मिला के वॉटेवर, ठीक है। इस वाले में भी चार्ज कितना है Q2 अंदर बाहर मिला के टोटल, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर कितना है बाहर कितना है, उससे किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देख अंदर वाले अब चार्ज और बाहर वाला चार्ज को मिला के ही तो शेल बनाया ना, और शेल का नेट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अंदर वाला चार्ज बाहर वाला चार्ज, बस अलग से सवाल आता है कि हाँ अंदर का चार्ज का डेंसिटी कितना है, बाहर वाले सरफेस का डेंसिटी कितना है, वैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालने की मतलब कोई इफेक्ट नहीं करता वो चीज, ठीक है। बोला है कि अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, शेल S1 और शेल S2 अगर कनेक्ट कर दूं, तो चार्ज किससे किस में फ्लो करेगा या किस कंडीशन में किससे किस में फ्लो करेगा, ये चार्ज फ्लो करेगा भी या नहीं। पहली बात, चार्ज किस लिए फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चेक करेंगे कि इन दोनों में से किसका पोटेंशियल हाई है किसका पोटेंशियल लो है। सपोज पॉइंट ए एक पॉइंट है विच इज इन द सरफेस ऑफ S1 एंड पॉइंट बी इज ए पॉइंट विच इज इन द सरफेस ऑफ S2। फोकस बेटा प्रॉपर्ली हो रहा है आई गेस, हाँ हो तो रहा है फोकस प्रॉपर्ली। चलो देखो, तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, तो खुद एक बात बता, ए का जो पोटेंशियल होगा इस स्फीयर के लिए, इस हॉलो स्फीयर के लिए, तो ए सरफेस में है, तो सरफेस मतलब सरफेस का पोटेंशियल आता है, दैट इज हाउ मच। अच्छा पहले ग्राफ बना देता हूँ मैं आप लोग के लिए, जस्ट इन केस, ठीक है, कि भैया भूल गए, ग्राफ हमेशा खुद के साथ रखो भाई। ये पोटेंशियल और आपका, ठीक है। तो ये बताओ, ये तो सरफेस में ही है, तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ये वाला ए है हमारा, इसको ए लिखो। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होगा, के Q1 बाई ए। अच्छा पॉइंट ए जो है इसके लिए तो सरफेस में है, लेकिन S2 के लिए अंदर वाला पॉइंट है। देख कंफ्यूज मत हो, किसी भी पॉइंट का जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो हर चार्ज के लिए निकालते हैं। मान ली ये पॉइंट है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2, है ना। उसी तरह ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे स्फीयर S1 के लिए भी निकालना पड़ेगा, S2 के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो S1 के लिए सरफेस वाला पॉइंट है तो के Q1 बाई ए हो गया, S2 के लिए ये अंदर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल देख क्या होता है, सरफेस वाला ही होता है कि नहीं, तो प्लस क्या होगा के Q2। तो Q2 का सरफेस का पोटेंशियल कितना है, Q2 का सरफेस का पोटेंशियल क्या है, के Q2 बाई बी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा चीज है, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं, ठीक है। थोड़ा टाइम पहले ही कराया था। पोटेंशियल एट बी की अगर हम बात करें, बी की बात करें, तो बी के लिए पहले S1 का देखते हैं। S1 के लिए बी बाहर वाला पॉइंट है, बाहर वाला पॉइंट है, तो उसके लिए पोटेंशियल क्या आएगा, के Q1 बाई आर। व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट, बी। तो आर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, बी प्लस। S2 के लिए देखते हैं, S2 के लिए तो ये पॉइंट सरफेस में ही है, तो इट विल बी व्हाट, के Q2 बाई बी, इट विल व्हाट, के Q2 बाई बी, ठीक है। तो एक बार बता, अगर मैं VA माइनस VB करूं, ऐसे VA माइनस VB किया, या ऐसा कर ले VB माइनस VA माइनस VB कर लेते हैं यार,
ठीक है, वी माइनस वी करूंगा, इसको इससे माइनस करूंगा तो के क्यू टू बाई बी, के क्यू टू बाई बी कैंसिल हुआ कि नहीं, कैंसिल हुआ कि नहीं, क्या बचा, के क्यू वन बाई ए माइनस के क्यू वन बाई बी, के क्यू वन बाई ए माइनस के क्यू वन बाई बी। अच्छे से देखोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज वी ए माइनस वी बी, के क्यू वन 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, Q1 तो हमने पॉजिटिव माना है, नेक्स्ट ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है बता, ऑब्वियसली बी इज ग्रेटर देन ए, दैट इंप्लाइज 1 बाई बी इज लेस देन 1 बाई ए, और आई कैन से बी को साइड लेके चले जाओ, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज ग्रेटर देन 0, यानी ये वाली चीज पॉजिटिव हुई कि नहीं, यानी 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देयरफॉर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू पॉजिटिव। कोई भी चीज पॉजिटिव का मतलब क्या, वो चीज 0 से बड़ी, ग्रेटर देन 0, यानी कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, यानी ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है। अच्छा एक बार बता, मैंने Q1 Q2 को क्या माना, वेरिएबल माना, और मोर ओवर आप ये चीज देखोगे मैंने वेरिएबल माना तब भी, यानी कि किसी भी कंडीशन में कुछ भी कंडीशन हो जाए ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा ही होगा, कुछ भी पास नहीं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ Q1 पे डिपेंड करता है एंड रेडियस ऑफ द टू पे डिपेंड करता है। क्या वो Q2 पे डिपेंड करता है, नहीं, यानी कि बाहर में कुछ भी चार्ज हो, बाहर 1 लाख करोड़ चार्ज हो, 1 लाख करोड़ 15-20 लाख करोड़ चार्ज हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर का पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा ही होगा बाहर के पॉइंट से, ये बात मत भूलना। कुछ भी बाहर में लाखों करोड़ों चार्ज हो, लेकिन Q2 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना पोटेंशियल डिफरेंस, Q2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, अंदर वाले चार्ज पे। यानी कि सीधी सी बात है, अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल हमने देख लिया ज्यादा होता है हमेशा बड़े वाले से, तो अगर मैं दोनों को कनेक्ट कराऊंगा तो चार्ज कहां से कहां तक फ्लो करेगा, अंदर से बाहर में। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सुनना अच्छे से, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। चार्ज विल फ्लो टिल डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी कि के Q1 बाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 0। अच्छे से बता, 1 बाई ए 1 बाई बी, बेटा ये तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज Q1 क्या है, इसका चार्ज, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, Q1 इक्वल टू 0। Q1 इक्वल टू 0 का साफ साफ मतलब क्या है, Q1 इक्वल टू 0 का साफ साफ मतलब क्या है कि अंदर से सारा चार्ज बाहर चले जाएगा, यानी आप जैसे ही कनेक्ट कराओगे Q1 छपाक से बाहर चले जाएगा, यानी कि एक चार्ज ऑलवेज वांट्स टू गो टू द आउटर सरफेस। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सवाल। मतलब जेडब्ल्यू मेंस में क्या पूछता है, आपको बोल देगा कि दोनों को कनेक्ट किया तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो ठीक है वो एनडब्ल्यूटी में भी पूछ सकता है आपका, या ऐसा पूछ लेगा एट व्हाट कंडीशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q2 कि अंदर का चार्ज बाहर से नहीं आएगा, या ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। बहुत टाइप के सवाल होते हैं क्वालिटेटिवली, वो आप डीसी पांडे बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नॉलेज यहीं पे है और इन्हीं नॉलेज से सारे सवाल हो जाते हैं। अब मान लो आपको सवाल दे दिया कि अंदर वाले स्फीयर में चार्ज 2 कूलम है और बाहर वाले स्फीयर में चार्ज 1000 कूलम है, बोलेगा मैंने दोनों को कनेक्ट किया, मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे 1000 कूलम से अंदर आ जाएगा भाई, कोई बात नहीं बेटा, सीधा जवाब क्या होगा, फाइनल चार्ज होगा इसमें 1002 कूलम, बात खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो चार्ज हमेशा अंदर से बाहर जाएगा, ये बात दिमाग में सेट कर लो, ठीक है बेटा। तो कंसंट्रेटिंग शेल इन कांटेक्ट भी करा लिया, लिख लो।